Hello friends, this is part number 4, NVS solution 2022, right? And now question number 31 is a pan filled with hot tables cool from 78 to 72 degree Celsius in 120 seconds. देखो यहाँ पे कंडीशन है हमारी, देखो टेम्परेचर T1 से T2 आ रहा है, where T1 is 78 and T2 is 72 and time is 120 seconds. The room temperature is 4 degree Celsius. T room is 4 degree Celsius. How long will it take to cool from 66 degree Celsius to 62 degree Celsius? Second scenario is T1 से T2, यहाँ पे हमारा 66 से 62 जा रहा है और टाइम निकालना है अब हमें यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला यहाँ नोट कर लीजिए आप। फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से आता है ये, तो ये फॉर्मूला है T1 माइनस T2, दिस T1 एंड T2 आर टेम्परेचर्स एंड यहाँ स्मॉल t टाइम इज इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे आएगा मीन टेम्परेचर, अब T1 प्लस T2 अपॉन 2, दिस इज मीन टेम्परेचर माइनस T रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हमें अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे हमारा है डिग्री सेल्सियस में हर एक वैल्यू, ठीक है। देखो वैसे तो इसको केल्विन में चेंज करना होता है, लेकिन अगर हम इसको एज इट इज भी पुट कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि देखो T1 माइनस T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब भी होता है वहां पर डिग्री केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो सेम ही वैल्यू रहता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है ना। और देखो जो ये वाली टर्म है अपनी, ये वाली T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T रूम, यहाँ भी सेम ही रहेगा अगर केल्विन में चेंज करेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे सेम रहेगा। देखो T1 को केल्विन में चेंज करेंगे तो T1 प्लस 273 हो जाएगा, यहाँ पे T2 प्लस 273 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 माइनस, अब T रूम में 273 ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस टर्म से क्या आ जाएगा, 273 अपॉन 2, ये दो बार है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 273, ठीक है। अभी सिर्फ 273 वाली टर्म्स देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, वैसे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, तो वो पुट करेंगे। देखो फर्स्ट ये वाली कंडीशन लगाएंगे अभी, जो ये वाली हमारी वैल्यूज है, तो हमारा जो यहाँ से आएगा वो आएगा 78 माइनस 72, ठीक है। तो डायरेक्टली सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 120 इज इक्वल टू k टाइम्स 78 प्लस 72 का मीन है ना, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, ठीक है। 4 इज द रूम टेम्परेचर। अब ये आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज, अब ये वाली कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पे 66 से 62, ठीक है, अपॉन यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है t, ये हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है, k इज अ कांस्टेंट। अब 66 और 62 का मीन, ठीक है, और यहाँ पे माइनस रूम टेम्परेचर 4। तो अब ये दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करना है अपने, तो डिवाइड वगैरह करके सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा इसको सोल्व करने के बाद में मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आंसर इज 93 सेकेंड्स आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 93 सेकेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, मतलब किस से रिलेटेड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बताना है हमने। तो देखो सेकंड लॉ क्या बताता है हमें, सेकंड लॉ कहता है कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, और नेक्स्ट इज ऑल हीट यहाँ पे आएगा कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है। यानी कि ऑल वर्क को आप हीट में तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऑल हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और सेकंड लॉ हमें ये भी बताता है कि जो डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स आएगा,
यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो बढ़ती रहती है कोई भी अगर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ हमें ये बताता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो जो सेकंड लॉ है वो किससे रिलेटेड है, देखो कंजर्वेशन ऑफ हीट टू वर्क से रिलेटेड है, यानी कि इस बात से रिलेट कर रहा है हमारा सेकंड लॉ, यानी हीट और वर्क के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 में देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन निकालना है रेफ्रिजरेटर और कार्नोट साइकिल की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं। देखो कार्नोट साइकिल जो होती है, कार्नोट साइकिल देखो यहाँ पे होता है हमारे सोर्स, ठीक है। ये होता है हमारा यहाँ पे इंजन और ये होती है सिंक, ठीक है। दिस इज सिंक। और यहाँ पे हम देखो हीट Q1 दे रहे होते हैं, ठीक है, सोर्स से निकाल के, और Q2 हीट जाती है हमारी सिंक में वापस, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ वर्क लेते हैं अपने इंजन से, ये रहा हमारा वर्क, ठीक है। सोर्स का टेम्परेचर सपोज करो यहाँ पे क्या है T1 और यहाँ पे है सिंक का टेम्परेचर T2, ठीक है। T1 ग्रेटर देन T2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है अपना, एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन Q1, ठीक है। Q1 इज द हीट गिवन, राइट। मतलब हीट इनपुट हमने कितनी इनपुट डाली, तो हीट इनपुट तो Q1 डाली ना हमने यहाँ पे, तो Q1 आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है। वर्क डन अपॉन हीट Q1, राइट। और जो एफिशिएंसी में ये जो वर्क होते हैं ये है हमारा वर्क आउटपुट, ठीक है, जो हमें मिल रहा है। और रेफ्रिजरेटर में हमें वर्क करना होता है, ठीक है। तो ये वर्क आउटपुट है और यहाँ पे है अपना नीचे Q1 दैट इज हीट गिवन, तो ये अपना एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे देखो ये इक्वल होता है यहाँ पे। अब वर्क कैसे निकालेंगे यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे। देखो Q1 हीट हमने दी थी और उसमें से कुछ हो गया वर्क और Q2 हीट निकल गई बाहर, ठीक है। तो यहाँ से अगर वर्क की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो यह है Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पे पुट कर दो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो यहाँ से आ जाता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। इस तरह से आता है। और देखो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में अपना ये होता है हीट सोर्स, दिस इज T1, राइट, एंड दिस इज आवर वर्किंग सब्सटेंस और गैस, ठीक है। तो इसके ऊपर हम वर्क करते हैं, यहाँ पे हम वर्क हमें इनपुट करना है, ठीक है। वहां पे वर्क निकालना था और यहाँ पे इनपुट करना है। यहाँ पे हमारा क्या है T2। अब देखो यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर कम है और सोर्स का टेम्परेचर है ज्यादा। तो देखो सिंक क्या है हमारा, सिंक जो है हमारा वो कोल्डर बॉडी है, तो हमें उसको और कूल करना है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या करना होता है, रेफ्रिजरेटर का काम होता है कूल करना। तो यहाँ से हम हीट इधर से निकाल लेंगे अब हम हीट, ठीक है। तो यहाँ से हमने Q2 हीट निकाली और यहाँ पे वर्क किया इसके ऊपर, गैस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे Q2 हीट Q1 हीट एक्सक्रीट कर दी इन द सोर्स, ठीक है। सोर्स में उसकी हीट वापस भेज दी हमने Q1, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर में होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा डिनोट करते हैं। तो बीटा क्या है यहाँ पे कि हमने कितनी हीट निकाली, तो हीट निकाली हमने Q2 हीट एक्सट्रैक्टेड और इनपुट वर्क अब नीचे आएगा, ठीक है। देखो जब भी हम कुछ भी इनपुट देंगे वो डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हीट इनपुट कर रहे थे और यहाँ पे हम वर्क इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W आएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे इस तरह से Q2 है और यहाँ पे जा रहा है वर्क, ठीक है, W। तो यहाँ से Q1 निकल रहा है तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर फिर से W निकालेंगे तो Q1 माइनस Q2 आएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों केस में Q1 माइनस Q2 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे नीचे, तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं यहाँ से। तो अपने पास जो ईटा आ गया वो आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और बीटा आ गया यहाँ से अपने पास Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करो, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल लो। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू ईटा Q1 आ गया यहाँ से, ठीक है। ईटा Q1 आ गया और यहाँ से Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा ईटा माइनस 1, नहीं 1 माइनस ईटा आएगा, है ना, 1 माइनस ईटा, ठीक है। देखो यहां से देख लो, देखो Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस ईटा आएगी, ठीक है। तो अब ये अपने पास दो इक्वेशंस और आ गई, ये आ गई एक अपने पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू और एक Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू, ठीक है।
तो अब देखो इसमें पुट कर देंगे बीटा में, तो यहाँ पे देखो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 क्या आया, ईटा Q1, ठीक है। और देखो 1 अपॉन ईटा, और ये क्या है, ये है Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस ईटा आएगा, ठीक है। तो बीटा क्या आ गया, 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, ठीक है। तो देखो ये तो वैसे डायरेक्टली याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक तरह से आपको प्रूफ करा दिया कि अपना ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बीटा और मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा और अल्फा किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ईटा इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अब अपना ये है फोर्थ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो ये टेम्परेचर की फिजिकल इंटरप्रिटेशन है जीरोथ लॉ, कैसे है देखो। सब जीरोथ लॉ क्या बताता है हमें, सपोज कोई ए है, A is a substance और A is a system, it is in equilibrium with system B, ठीक है। सपोज A और B इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे अपने पास, ठीक है। और सपोज कोई और यहाँ पे है अपने पास सिस्टम C इक्विलिब्रियम है A के साथ में, C और A थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है अपना थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जीरोथ लॉ बताता है कि अगर इस तरह से रिलेशन है तो सी और बी भी यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो इसका एक और मीनिंग है, लाइक सपोज अपने पास ये एक सिस्टम है 1, ये है सिस्टम 2, ठीक है। सपोज इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। देखो अगर T1 इक्वल टू T2 है, ठीक है, और अपने पास यहाँ पे सिस्टम T3 है और T3 का टेम्परेचर ये है, सिस्टम 3 का टेम्परेचर T3 है। देखो अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, T2 इक्वल टू T3 है, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो ये कहता है दिस इंप्लाइज T1 इक्वल टू T3 भी होगा यहाँ पे, यानी कि इन दोनों के बीच में भी इक्विलिब्रियम होगा। तो टेम्परेचर से रिलेटेड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेक्स अप 800 जूल हीट फ्रॉम द सोर्स इन अ साइकिल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन निकालना, देखो वर्क डन क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और कार्नोट इंजन में Q2 अपॉन Q1 को T2 अपॉन T1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सब नॉलेज आपको होगी यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता है, देखो T2 क्या है सिंक का टेम्परेचर, और T1 क्या होता है यहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर, ठीक है। सिंक का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, वर्क डन। देखो जो एफिशिएंसी होती है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वर्क डन नहीं आएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है, जो हमें वर्क मिला और जितनी हीट गिवन हमें मिली है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला एफिशिएंसी का। तो इस तरह से रिलेशंस होते हैं इनके बीच में, ठीक है। ये किसी भी फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफिशिएंसी को, राइट। तो अब देखो यहाँ से 1 माइनस T2 अपॉन T1 को इक्वल कर दो W अपॉन Q1 से, ठीक है, यानी कि इन दोनों को इक्वेट कराया हमने। तो 1 माइनस T2 इज द लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर इज अपना 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देगा तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 127 प्लस 273 केल्विन में चेंज कर दिया। अब इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन हमने निकालना है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है ना यहाँ पे। और टेक्स अप 800 जूल हीट, 800 जूल हीट ले रहा है फ्रॉम द सोर्स, और सोर्स से जो हीट लेते हैं वो Q1 होती है, तो यहाँ से 800 आ जाएगा। तो बस यहाँ से वर्क निकाल लेना, तो वर्क की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने के बाद 200 आएगी, ठीक है। 200 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो अब कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज दिस, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज 7/5। देखो इसी को हम बोलते हैं एडियाबैटिक कोफिशिएंट गामा, ठीक है। गामा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको Cp अपॉन Cv को, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे कि द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन होती है, देखो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है अपना 1.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, ठीक है। और जो अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड जो हमारे पास डेंसिटी होती है एयर की रो, वो होती है 1.293 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये होती है अपने पास स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर।
अच्छा यहाँ पे एक 10⁵ भी आएगा, ये मैं भूल गया। देखो 1.01 ये होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर और स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव निकालनी है, तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज अंडर द रूट गामा पी अपॉन रो। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर द रूट गामा इज 7/5, प्रेशर इज 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन डेंसिटी रो इज 1.293। ठीक है, तो बस इन वैल्यूज को सोल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 330 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, टू ट्रेवलिंग साइनसोइडल वेव्स ए और बी इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ वेव दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है, ये हमारी रिजल्टेंट वेव आई। ठीक है, ए और बी को इंटरफेयर कराने के बाद तो अपना ये बताना है कि ए और बी यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ वेव ऑफ ए और बी यहाँ पे क्या क्या बनेगी। तो देखो इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है ना, तो वो होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों का, वेव्स का एम्पलीट्यूड होना चाहिए सेम। ठीक है, एक यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो होना चाहिए अंडर द रूट एम्पलीट्यूड ऑफ, सपोज करो वेव 1 का स्क्वायर, दिस इज एम्पलीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस एम्पलीट्यूड 2 का स्क्वायर, इसके इक्वल आना चाहिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो देख लेते हैं कहाँ कंडीशंस मैच हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में तो देखो ये एम्पलीट्यूड है, ये 0.6 और 0.2 वाई। ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड ही इक्वल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाई आना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड ही इक्वल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, देखो 0.6 वाई और 0.6 वाई, यहाँ एम्पलीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी देखो इससे पता लगती है हमें, kx प्लस ओमेगा टी। देखो kx और ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है वो दोनों प्लस प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर 3 में भी एम्पलीट्यूड इक्वल है और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी सेम है, kx प्लस ओमेगा टी से हमने जज कर लिया। ठीक है, क्योंकि सेम है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस साइन और यहाँ पे भी प्लस साइन। देखो एक बार डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बता देता हूँ किस तरह से आती है। सपोज कोई इक्वेशन है वेव की, दिस इज समथिंग ए इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, और यहाँ पे साइन के एक्स सपोज माइनस ओमेगा टी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, देखो ये वाला है नेगेटिव, टी का कोफिशिएंट और ओमेगा का कोफिशिएंट सपोज नेगेटिव है, और यहाँ पे देखो क्या है, पॉजिटिव है। तो कोफिशिएंट दोनों अलग अलग है, तो ये जो वेव है ये ट्रेवल करेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर साइन सेम होता है तो पॉजिटिव, सपोज करो लाइक ए साइन, देखो के एक्स प्लस ओमेगा टी है। ठीक है, अब देखो साइन सेम है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी वेव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे के, देखो हमें तो सिर्फ ये जज करना है कि सेम डायरेक्शन है नहीं, हमें ये नहीं बताना यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो देखो सबके साइन सेम है, यहाँ पे इधर भी साइन सेम है और इधर भी, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। देखो यहाँ पे ये साइन डिफरेंट है, देखो बेशक एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो गई। देखो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन है। देखो ये किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ये कर रही है पॉजिटिव एक्स में और ये कर रही है नेगेटिव एक्स में। ठीक है, यानी कि जब ऑपोजिट साइन होता है इस कोफिशिएंट और इसका, तो यहाँ पर अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट कर गया, ये ऑप्शन भी, तो बी और सी में से एक ऑप्शन होगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम। देखो अब कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो देखो रिजल्टेंट निकालना है हमें, रिजल्टेंट इज अंडर द रूट, अब यहाँ से रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, 0.6 वाई का स्क्वायर प्लस 0.6 वाई का स्क्वायर। तो जब आप दोनों का निकालोगे ना, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा, जो बी का आएगा 0.8 वाई के समथिंग, मतलब 0.8 वाई आएगा यहाँ से आपका इसको कैलकुलेट करने के बाद, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई।
तो यहाँ पे हम y के अप्रोक्सीमेट इक्वल मान लेंगे, तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरह से सोल्व होगा, ठीक है। c के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करने पे इसके बिल्कुल भी करीब नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखो यहाँ पे अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 650। ये अपने पास एक सोर्स है, ठीक है, 650 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और मूविंग टुवर्ड एन ऑब्जर्वर विद स्पीड 18, तो 18 स्पीड से मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे ओ, ठीक है, इसकी तरफ। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये है हमारे पास यहाँ पे 330। और इफ द ऑब्जर्वर स्टार्ट मूविंग विद द स्पीड 54 अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी अवे फ्रॉम द सोर्स ये वाली डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द सोर्स, तो 54 से इधर मूव करने लग गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई देगी जो सोर्स से आ रही है, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है ये। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू एपरेंट, दिस इज न्यू एपरेंट, या एफ एपरेंट लिख लो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द एयर, यहाँ पे प्लस माइनस साइन आता है ये ऑब्जर्वर का, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर, यहाँ पे माइनस प्लस साइन आता है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। अब इसमें प्लस माइनस कैसे लेने होते हैं वो मैं बता देता हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पर देखो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो डिसाइड करता है सोर्स, और जो न्यूमरेटर है वो ऑब्जर्वर डिसाइड करता है, ठीक है। देखो जब भी, देखो सपोज करो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, अभी ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले लेते हैं, ठीक है। जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आएगा, ठीक है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आएगा, तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है, ठीक है। जब भी कोई सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है। इट मींस डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी तो ये जो फुल एक्सप्रेशन है ये बड़ा आएगा ना यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे तो यहाँ से इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना होता है ताकि डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो अगर सोर्स जा रहा है दूर, अगर सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर पे जो रेस्ट में है, तो वहां पे क्या होता है, ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो कम कब सुनाई देती है, कम तब सुनाई देगी जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सोर्स से डिसाइड करेगा ना। तो डिनोमिनेटर जब यहाँ पे बड़ा होगा तब यहाँ पे हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, ठीक है। तो इसलिए साइन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब सोर्स का तो निपट गया, देखो यहाँ पे ये तो सोर्स के कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब सोर्स को रेस्ट पे ले लो, अब ऑब्जर्वर की बारी है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, ठीक है। अब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही सुनाई देगी। लेकिन अब ऑब्जर्वर न्यूमरेटर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर को ज्यादा सुनाई देनी है और न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन होना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा करना है, तो ज्यादा के लिए न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव होना चाहिए था जब हम सोर्स का केस ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। अब यहाँ पे देखो सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है। अवे का मतलब है कम सुनाई देगी, तो कम के लिए न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन लगाना है। बस ये 4 कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। अब अपना है क्वेश्चन ये, अब देखो एक बार के लिए ऑब्जर्वर को भूल जाओ, यहाँ पे ऑब्जर्वर को भूल के ये देखो कि सोर्स किधर जा रहा है, सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की साइड। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ और डिनोमिनेटर में आएगा v माइनस वी एस, ठीक है, क्योंकि सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की साइड। अब सोर्स को भूल जाओ। अब ऑब्जर्वर का देखो, ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स से दूर, ऑब्जर्वर तो सोर्स से दूर जा रहा है ना, अगर सोर्स को हम रेस्ट पे मान ले, ठीक है। तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया बस यहाँ पे इस केस के लिए, ठीक है। तो अब इसमें बस वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा सामने। तो वैल्यू पुट करो बस यहाँ पे सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 650 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एयर 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ अपना ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, देखो 54 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 15 आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, नीचे 330 माइनस, और यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आ रहा है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बना लेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा।
तो बस इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 630। तो सोल्व कर लेना, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो अपना ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल, ठीक है। डैम्पिंग कांस्टेंट मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रही है, तो यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो ओमेगा होता है वो ओमेगा का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट, देखो के अपॉन एम। अगर इतना फॉर्मूला देखें तो नॉर्मल ऑसिलेशन है, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है और हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप इट्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो मतलब पहले तो देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे, तो देखो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन अंडर द रूट। अब के अपॉन एम रखना है, तो के कितना गिवन है यहाँ पे 90, तो के 90 रखेंगे, ठीक है, अपॉन एम। मास इज देखो 200 ग्राम है, तो 200 इंटू 10⁻³ kg बना दिया, ठीक है। अब माइनस बी स्क्वायर डैम्पिंग कोफिशिएंट, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट देखो यहाँ पे इट ऑसिलेट्स इन विद द मीडियम 40 ग्राम पर सेकंड डैम्पिंग है, तो 40 ग्राम है तो 40 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट 4 इंटू में एम स्क्वायर, यानी 200 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो बस इसको सोल्व करना है अब यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के बाद आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो डी और सी में मैच कर रहा है। अब हमें वो भी निकालना पड़ेगा एम्पलीट्यूड। अब देखो जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मतलब इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन में, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड का अपनी इक्वेशन होती है, मतलब इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम करता है ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता है, डैम्प्ड का मतलब भी यही है। तो वहां पे इक्वेशन होती है x इक्वल टू एक्स नोट e की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, ठीक है। तो देखो ये होता है x जनरल और ये होता है x इनिशियल, ठीक है। एक्स नोट इज द इनिशियल, एक्स इज द जनरल। हमें किस टाइम पे निकालना है, ये है एक्स। इस जैसे सपोज कोई भी टाइम है वो यहाँ पे पुट करो तो वहां पे हमें एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब ये बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप इट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि अब एम्पलीट्यूड हाफ हो गया ये ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ए है, ए का हाफ हो गया एक्स पे, और ई की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। तो अपना यहाँ से टाइम निकाल लेना बस यहाँ पे, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, टाइम की वैल्यू रख देंगे और 2m की रख देंगे। देखो उससे पहले क्या करो, देखो a से a कट कर दो, ठीक है, a से a कट हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा इधर, और e की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। तो लोग लो दोनों साइड, लोग ले लो, लोगरिथम। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 की पावर ऊपर जाएगी तो -1, तो यहाँ पे माइनस log 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू log e1 होता है और माइनस बी टी अपॉन 2m आगे की तरफ आ जाएगा यानी पावर से, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, log 2 होता है 0.693। तो यहाँ से t निकाल लो, t इज 0.693 इंटू में 2 इंटू में मास इज 200 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे अब नीचे रखो b इज 40 इंटू 10⁻³, ठीक है, क्योंकि 40 ग्राम है ना यहाँ पे। तो बस इसको सोल्व करना है मास और उसकी वैल्यू पुट करके। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा यहाँ से 7 सेकंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो अ सिंपल बोब इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ पेंडुलम बोब है ना। तो देखो पेंडुलम बोब इस तरह से होता है, ये अपना इसकी मेन पोजीशन होती है यहाँ पर जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ये मेन पोजीशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना वो बिल्कुल ही स्मॉल एंगल थीटा देना पड़ेगा इसको डिस्प्लेसमेंट, ये है वेरी स्मॉल एंगल थीटा, सपोज डी थीटा, ठीक है। तो बिल्कुल ही स्मॉल इसको डिस्प्लेसमेंट देनी पड़ेगी और यहाँ पे ये इस तरह से आएगा। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी कि बिल्कुल ही माइन्यूट सी डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। देखो अगर थीटा ज्यादा बढ़ा दिया ना, अगर सपोज करो थीटा इतना कर दिया तो फिर ये सर्कुलर मोशन बन जाएगा, ठीक है, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा, ठीक है। और आप सबको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो ए का एक्सेलरेशन का तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसने बोला है इट्स एक्सेलरेशन इन द हार्मोनिक मोशन एट द मिड पॉइंट ऑफ पाथ। तो मिड पॉइंट ऑफ पाथ कौन सा बनेगा, यही मीन पोजीशन बनेगा, जो इसकी ये वाली मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन पर जो x की वैल्यू होगी वो होगी 0, ठीक है, x की 0 होगी तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इसके साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस पार्ट के। अब बाद में देखेंगे अगले 10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।